हेलो बच्चों, कॉन्टिन्यूटी में अब आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट, sin x plus sin cube x plus fractional part of x। सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा? sin x हमेशा कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्लस ये हमेशा कॉन्टिन्यूस, प्लस ये वाला जो फंक्शन है वो अगर x इंटीजर है तब तो हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस, अगर x इंटीजर नहीं है तो फिर हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस तो कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो उसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा? डिसकॉन्टिन्यूस ओनली एट x इज इक्वल टू i। ठीक है, फिर सेकंड, सेकंड लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन x माइनस 9 x प्लस 5। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो देखो साइन इनवर्स x की वजह से जो इसका डोमेन है वो कितना हो जाएगा? -1 to 1। ठीक है, -1 से 1 के बाद साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा तो इसका ग्राफ ही नहीं आएगा। और जो डिनोमिनेटर में लिखा है x माइनस 9 और x प्लस 5, ये ठीक है, ये 0 9 पे होगा, ये 0 -5 पे होगा, बट -1 और 1 के बीच में तो वो इंक्लूडेड ही नहीं है। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो फिर -1 और 1 के बीच में डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? पहली बात तो -1 to 1 इन विच ऑल फंक्शंस, ठीक है, ऑल इन्वॉल्व्ड फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एंड denominator is not equals to 0. This implies continuous in -1 to 1. Continuous in -1 to 1। फिर आ जाएगा थर्ड, ठीक है, थर्ड में लिख लेते हैं साइन π/2 x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फिर अब सॉल्यूशन, साइन π/2 x ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है? इंटीजर्स पे वापस डिसकॉन्टिन्यूस, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये तो किस फॉर्म का आ गया? अगर x इंटीजर नहीं है, ठीक है, अगर x इज नॉट एन इंटीजर तब तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये हो गया केस 1। केस 2, इफ x इज एन इंटीजर देन ये हो गया साइन π/2 x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये कॉन्टिन्यूस है और ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कुछ नहीं कह सकते प्रोडक्ट में, कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस में हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। ठीक है, बट फिर हमने एक ये भी थ्योरम बताया था कि अगर जो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसका LHL, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों फाइनाइट हो तो फिर हम वो थ्योरम लगा सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस वाला फंक्शन है अगर वो उसी पॉइंट पे 0 है तब तो क्या हो जाएगा? वो पूरे फंक्शन को बचा लेगा, कॉन्टिन्यूस बना देगा। अगर वो 0 नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, अगर वो 0 नहीं है तो फिर डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूस है।
तो इस वाले केस में क्या होगा, किसी भी इंटीजर पे इसकी जो वैल्यू है ये, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू आई, इसकी जो एल एच एल है वो 1 आएगा, फंक्शनल वैल्यू 0 आएगा, आर एच एल 0 आएगा। ये ठीक है, ये तीनों अलग अलग वैल्यू हो गया। इसका जो वैल्यू है ये, ठीक है, अगर कॉन्टीन्यूस है तो तीनों वैल्यू सेम ही आएगा, बट इसमें क्या है, इसमें डिपेंड करेगा कि x कौन सा इंटीजर है। अगर x है इवन इंटीजर तब तो क्या होगा, यहाँ पे इवन टाइम्स n लिखेंगे, 2n टाइम्स लिखेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई का मल्टीपल बन जाएगा। तब तो इसका एल एच एल, आर एच एल एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में तो ये पूरे को कॉन्टिन्यूस बना देगा। अगर x ऑड है, ठीक है, तो फिर ये तीनों वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, मतलब या तो +1 होगा या -1 होगा, वो डिपेंड करता है। अगर 3π/2 लिखा तो -1 होगा, 1π/2 लिखा, 1π/2 मतलब π/2 लिखा तो फिर +1 होगा। तो अल्टीमेटली अगर इंटीजर नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर इंटीजर है तो उसमें भी हमें क्या देखना है कि इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है। इवन इंटीजर है तब जो साइन के अंदर है वो पाई का मल्टीपल आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो पूरे को कॉन्टिन्यूस बना देगा। अगर ऑड मल्टीपल है तो +-1 आएगा, फिर ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन इज discontinuous only at given function is discontinuous only at x is equals to 2n plus 1 where n is any integer। मतलब केवल ऑड इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, 4th क्वेश्चन आ गया। मान लिया f(x) इज इक्वल्स टू 1/ln² x रेज़ टू पावर 4 वेरेबल डिफाइंड, जहाँ जहाँ डिफाइन हो जाए वहाँ तो ये डेफिनेशन यूज़ करनी है, इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में क्या किया, इसने हमारा एक काम और बढ़ा दिया कि जो सबसे पहला एक्सप्रेशन लिखा है, पहले मेरे को इसका डोमेन भी निकालना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ पे डिफाइन है। जहाँ जहाँ पे डिफाइन है वहाँ तो यही डेफिनेशन यूज़ करेंगे, बाकी सब जगह ये यूज़ करेंगे। सोल्यूशन f(x) इज इक्वल्स टू 1/ln² x रेज़ टू पावर 4। अब ये देखो डोमेन का क्वेश्चन हो गया जो हमने ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ा हुआ है। कैसे निकालते हैं डोमेन? डोमेन में हम दो चीज़ देखेंगे, एक तो लॉग खुद डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लॉग के अंदर x रेज़ टू पावर 4 लिखा है जो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, x रेज़ टू पावर 4 कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा। ठीक है, तो बस 0 नहीं होना चाहिए पहली बार तो x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, अदरवाइज तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। लॉग 0 इज़ अनडिफाइंड। ये तो हो गया लॉग का कंसिडरेशन। फिर दूसरा जो लॉग वाला टर्म है वो खुद डिनोमिनेटर में लिखा है, तो लॉग 0 नहीं होना चाहिए, लॉग की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एक तो लॉग के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से तो हमने 0 हटा दिया। एक लॉग की अपनी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो लॉग की वैल्यू 0 कब होती है, जब उसका आर्ग्यूमेंट 1 हो जाए, मतलब जब x रेज़ टू पावर 4 1 हो जाए। x रेज़ टू पावर 4 अगर 1 होगा तो x ±1 होगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर x मैंने ±1 रखा तो दैट रेज़ टू पावर 4 1 हो जाएगा, ln1 0 हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये वाला जो डेफिनेशन है वो केवल 3 पॉइंट पे डिफाइंड है, -1 0 1। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला था कि अगर उसने एक फंक्शन दे के ये बोल दिया कि कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, देन वी आर सपोज टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, जैसे बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है दोज पॉइंट वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई, और फिर उनको देखेंगे कि उस पर प्रॉब्लम एक्चुअल में हुई या नहीं हुई, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है,
तो उसके लिए हमने बोला था कि अगर कहीं पे फंक्शन अपना डेफिनीशन चेंज कर रहा है तो वहाँ पे चेक करेंगे। तो डेफिनीशन तो डेफिनेटली इन 3 पॉइंट्स पे चेक कर रहा है। जैसे अगर मैं 1 की बात करूँ तो एग्जैक्ट 1 पे तो यही यूज़ करेंगे, 1 के आसपास ये वाला डेफिनीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। कहाँ पे चेक करेंगे? जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनीशन चेंज कर रहा हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जहाँ पे भी जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए। तो इस वाले केस में जो लॉग है उसका लॉग का अपना ग्राफ जो है ये ठीक है, उसमें कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आता है, तो उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहाँ पे चेक करेंगे? चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 एंड ±1। ठीक है, अब हमने चेक किया एट x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 कितना है? 0, वो तो यहीं से आ गया। एंड लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एफ ऑफ x कितना हो जाएगा? इट इज़ लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1/ln² x रेज टू पावर 4। अगर x 0 को जाएगा तो लॉग ये ठीक है। अब 0 की तरफ मेरे को LHL और RHL में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही वो 0 प्लस को जाए, भले ही 0 माइनस को जाए, x रेज टू पावर 4 तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो ln की वैल्यू है वो हमेशा, मतलब ln की वैल्यू जो है वो डिफाइंड रहेगी। और 0 प्लस पे लॉग माइनस इन्फिनिटी को जाता है, ठीक है, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/∞ 0 को ही जाएगा, वो भले ही प्लस को जा रहा होता है भले ही माइनस को जा रहा होता। तो ये दोनों वैल्यू तो मैच कर गई। दिस इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं एट x इज इक्वल टू ±1 पे एक साथ ही डील कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि x रेज़ टू पावर 4 है। तो f ऑफ ±1 कितना हो जाएगा? ±1 पे ये डेफिनीशन है 0। ठीक है, ये जो डिस्क्रीट पॉइंट्स है यहाँ तो ये डेफिनीशन है, और जैसे -1 के लेफ्ट और राइट दोनों जगह यही ग्राफ यूज़ होगा। तो जब हम -1 पे लिमिट निकालेंगे तो ये वाला ग्राफ यूज़ होगा, क्योंकि जब हम लिमिट निकालेंगे तो -1 की तरफ जाएंगे। अब -1 की तरफ जाएंगे, -1 होगा तो नहीं एग्जैक्ट, तो आसपास तो यही ग्राफ है, तो इसलिए इसी को यूज़ करेंगे। तो इसलिए लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स +-1, f ऑफ x विल बी लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स +-1 1/ln² x रेज़ टू पावर 4। अगर x +-1 को जा रहा है तो ये 1 को जाएगा, ln1 0 को जाएगा, उसका स्क्वायर 0 को जाएगा, 0 प्लस को जाएगा, बेसिकली 1/0 प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये लिमिट तो कितना हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू कहाँ जा रहा है? इन्फाइनाइट को। दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस only at x is equals to +-1। +-1 को छोड़ के बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस है R में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सॉल्यूशन एट x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस विल बी कॉन्टिन्यूस। एट x is equals to integer discontinuous plus discontinuous, nothing can be said directly, hence
चेक। अब करते हैं चेक, ठीक है। एफ एक्स क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर हम किसी भी एट एक्स इज इक्वल टू आई पे चेक करें, अब वो ग्राफ हमारे दिमाग में रहना चाहिए, जैसे मतलब रादर देन इसको हम बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करें, जैसे बोर्ड्स में तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एक्स बराबर आई पे चेक करना है तो वो एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, राइट हैंड फंक्शन वैल्यू निकालेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं, अगर इंटीजर की तरफ जा रहे हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो i माइनस वन आएगा। मतलब अगर हम किसी भी इंटीजर की तरफ जा रहे हैं, मान लिया 7 की तरफ, तो 7 की तरफ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं, मान लिया 6.9, 6.99, 6.999, तो जो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू है वो तो 6 आएगा, तो इसीलिए i माइनस वन हो गया। जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो i होगा, जो आर एच एल होगा 7.01 ऐसे करके वो भी i होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है वो किसी भी इंटीजर पे ऐसे होता है, ये 2-3 बार हमने ऑलरेडी बता दिया। इस साइड से जाओगे तो ये वैल्यू ऊपर कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ, ठीक है। इस साइड से जाओगे तो वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। तो इसका वैल्यू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ, फिर 0 की तरफ और फिर 0 की तरफ, ठीक है। तो इसके क्यूब रूट का वैल्यू भी ऐसा ही होगा। 1 का अगर क्यूब रूट लेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो एफ एक्स का वैल्यू i माइनस वन, ये मतलब i के लेफ्ट हैंड साइड पे ये i माइनस वन को जाएगा, ये 1 को जाएगा, तो i माइनस वन और 1 का सम कितना हो गया, i। फिर फंक्शन की वैल्यू इस पे i आएगी, इस पे 0 आएगी, तो फिर i। फिर राइट हैंड साइड पे ये i और ये 0, फिर i। तो ये तो तीनों मैच कर गया। तो भले ही दोनों फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हैं बट मिला के कॉन्टिन्यूस हो गए, ठीक है। कहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो गए, आई पे, और आई के अलावा और कोई दिक्कत ही नहीं थी, बाकी सब जगह तो वो सब कुछ पहले से ही कॉन्टिन्यूस था। तो आंसर क्या हो गया, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन आर, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इन आर मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। So this was our 5th question. कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन मॉड x माइनस 1 x माइनस 2 इफ x इज नॉट 1 and 2 बराबर 6 बराबर 12 if x is equals to 1, if x is equals to 2। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर जल्दी जल्दी सोल्यूशन। एफ एक्स ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है जिसका रूट दिखाई दे रहा है 4 and 1 है, अपॉन नीचे मॉड में आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 1 2 is equals to 6 equals to 12 if this is x is equals to 1, if x is equals to 2। ठीक है, यह आ गया। अब देखो जो डिनोमिनेटर में है, चलो इसको एक बार और ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू
x माइनस वन, x माइनस टू, x प्लस वन, x प्लस टू अपॉन डिवाइडेड बाई x माइनस वन, x माइनस टू का मॉड इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 1 2 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 12। केवल हम सबको भूल गए, एफ एक्स वगैरह को भूल गए, केवल हमने डिनोमिनेटर देखा। डिनोमिनेटर क्या है? y बराबर मॉड x माइनस वन, या मॉड को भी भूल जाओ एक मिनट के लिए, केवल x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए मिले, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या हो गया? अगर मॉड a अपॉन a लिखा है, ऊपर नीचे सेम चीज़ लिखी है, तो ये 1 होगा इफ़ a इज़ पॉजिटिव, ये -1 होगा इफ़ a इज़ नेगेटिव। तो इस लॉजिक से x माइनस वन अपॉन मॉड x माइनस वन, या फिर हम इस पूरे को ही चेक कर लेते हैं, इस पूरे को, दिस अपॉन दिस मॉड ऑफ दिस, अगर मैं इसको a बोलूँ तो a अपॉन मॉड a लिखा है, तो ये a अपॉन मॉड a क्या होगा? -1। अगर x माइनस वन, एक्स माइनस टू नेगेटिव है तो x माइनस वन, एक्स माइनस टू रूट्स के बीच में नेगेटिव होगा, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो उसका मतलब क्या? 1 और 2 के बीच में, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा, बाकी बाहर ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव होगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, रूट्स के बाहर मतलब 2 के आगे और 1 से पहले पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों कट के a अपॉन मॉड a या मॉड a अपॉन a, दोनों की बात है, भले ही मॉड ऊपर लगाओ भले ही नीचे लगाओ, ठीक है। चलो ये भी लिख ही देते हैं, a अपॉन मॉड a लिखो या मॉड a अपॉन a लिखो, दोनों की बात है। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो अब ऐसे आएगा, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू बराबर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू बराबर 6 12, ठीक है। प्लस का वैल्यू कब आएगा? रूट्स के बाहर। तो अगर -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी है, ये माइनस कब आएगा? रूट्स के बीच में, बिकॉज a नेगेटिव होगा, तो 1 और 2 के बीच में ये नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो -1 आएगा, तो x प्लस वन, एक्स प्लस टू ऐसे रहेगा, -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कब? जब x 1 और 2 के बीच में। ये आ गया, ये हमारा फाइनल डेफिनेशन आ गया। अब इस डेफिनेशन में क्या है कि इस डेफिनेशन में क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये तो 2 पॉइंट पे डेफिनेशन है बस, ठीक है। पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो उसका मतलब क्या है कि 1 से पहले -∞ से 1 तक हमेशा यही डेफिनेशन है, विच इज़ पॉलिनोमियल, विच इज़ कॉन्टिन्यूस, तो मेरे को कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आफ्टर 2 आई नीड नॉट टू चेक एनीथिंग, 2 के बाद भी मेरे को कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस सेम चीज़ 1 और 2 के बीच में भी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। केवल चेक कहाँ पे करना है? ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2, बिकॉज वहाँ पे डेफिनीशन चेंज हो रहा है, ये ठीक है। एज इन्वॉल्व्ड expressions are continuous, hence are always polynomial, hence are always continuous. So we need to check continuity only at
x इज इक्वल टू 1 and 2। ठीक है, अब हमने चेक किया एट x इज इक्वल टू 1 के जस्ट लेफ्ट में डेफिनेशन यहाँ से आएगी। तो उसका मतलब क्या है कि f ऑफ 1 माइनस एक रखा है इसमें, तो 2 इंटू 3 बराबर 6 हो गया। f ऑफ 1 प्लस ये 1 से 2 तक जा रहा है, तो 1 के थोड़ा सा राइट पे डेफिनेशन यहाँ से आएगा, इसमें 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -6। तो केवल इसी की वजह से क्या हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वैसे f ऑफ 1 कितना है 6, तो दिस इम्प्लाइज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 2 देखें तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 प्लस एंड f ऑफ 2। 2 माइनस मतलब 2 से पहले, अब 2 से पहले तो ये आएगा, तो इसमें 2 रखें तो 2 और 2 4 और 3 12, तो ये हो गया -12। इसमें रखेंगे तो ऑफकोर्स +12 आएगा और वैल्यू भी 12 है, तो इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता और डिसकॉन्टिन्यूस है। तो डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। और कहीं चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो 2 पॉइंट पे चेक करने की ज़रूरत थी, 1 पे एंड 2 पे, और दोनों पे ही ये क्या निकला डिसकॉन्टिन्यूस। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, f(x) इज इक्वल टू लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। पावर n ये है। ठीक है, मतलब एक ये जो चीज़ लिखा है ये जीपी लिखा हुआ है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनफाइनाइट टर्म्स लिखें तो इनफाइनाइट जीपी का समेशन है। तो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट जीपी का समेशन का फॉर्मूला कितना होता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a/1 माइनस आर इफ mod r is less than 1, then we can use this formula। ठीक है, इन्फाइनाइट जीपी के सम में एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस आर, और सॉरी a टाइम्स नहीं, a/1 माइनस आर, और जिसमें r के ऊपर कंडीशन क्या होता है कि जो r का मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले केस में r की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर x 0 है तब तो ये r बराबर 1 हो गया। ठीक है, तब तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते ऑफ कोर्स। बाकी 0 को छोड़ के x के लिए कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव ही जुड़ेगा, तो वो 1 प्लस समथिंग 1 से बड़ा होगा, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1 से छोटा होगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें अगर x इज इक्वल टू 0 है तब r इज इक्वल टू 1, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो r विल बी लेस देन 1। ये ठीक है, या फिर r का मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन 1। अब आ गए तो f(x) इज इक्वल टू, अगर x 0 है तो ये जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर लिखा है इसकी वजह से सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तब तो ये हो जाएगा 0 इफ x इज इक्वल टू 0। और अगर x 0 नहीं है
ठीक है, तो फिर इसके ऊपर मतलब एन स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी का लिमिट लेने का मतलब ही क्या है कि इस इन्फिनिट जीपी का सम निकालना है। तो फिर वो हो जाएगा ए टाइम्स ए क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से 1 गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो डिनोमिनेटर में भी यही आ गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली एफ एक्स कितना हो जाएगा 0 इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड इज इक्वल्स टू 1 इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम एफ एक्स के ग्राफ की बात करें तो y बराबर एफ एक्स का जो ग्राफ है वो क्या बोलेगा कि हर जगह वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, केवल 0 पे छोड़ के, 0 पे ये वैल्यू आ गई, तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है केवल 0 पे छोड़ के। सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन आर एक्सेप्ट at x is equals to 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब क्वांटिटी ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एफ एक्स हो गया x माइनस 1 if x is rational is equals to 9 minus x if x is irrational। इसका देखो हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कशन करना है। अब ये देखो एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो गया। इसमें इसने क्या बोला है कि अगर कभी भी x रैशनल है तब तो ये डेफिनेशन यूज़ करो x माइनस 1, अगर x इर्रेशनल है तो ये डेफिनेशन यूज़ करो 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम ग्राफ बनाने की सोचें तो व्हाट वी विल डू, x माइनस 1 का ग्राफ बनाया, वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और वो वाला ग्राफ कहाँ पे वैलिड है, केवल x की रैशनल वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो मतलब अगर हम ग्राफ बनाने का सोचें तो हमने x माइनस 1 ये लाइन बनाया, और अब इसमें जहाँ जहाँ पे भी रैशनल पॉइंट आया वो हमें रखना है। उसका मतलब क्या है कि इर्रेशनल पॉइंट्स हमें हटाने हैं, जहाँ पे भी x इर्रेशनल है वो हटाना है। तो अगर मान लिया मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिया √3, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वहाँ ओपन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसके ग्राफ का मतलब ये है कि ये करना है। अब दिक्कत क्या है कि अगर मैंने मान लिया कितना भी छोटा इंटरवल लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना इंटरवल लिया, ठीक है, इस इंटरवल में देयर विल बी इनफाइनाइट इर्रेशनल पॉइंट्स। कितना भी छोटा इंटरवल ले लो, 1 से लेके 1.0001 तक ले लो, उसके बीच में भी देयर विल बी इनफाइनाइट इर्रेशनल पॉइंट। तो उसका मतलब क्या है कि इसमें मेरे को इनफाइनाइट बार ओपन सर्किल लगाना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ऑफ कोर्स लगेगा ही नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, ग्राफ नहीं बनेगा। वी कैन नॉट सी के ये ग्राफ कैसे दिखाई देगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लाइन खींचें और हम उसमें से कितना भी छोटा इंटरवल लेते चले जाएं, उस इंटरवल के अंदर देयर विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट पॉइंट्स जहाँ पे हमें ओपन सर्कल लगाना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ नहीं बनेगा तो उसका मतलब क्या है कि जैसे हमने बोला था ना कि डिसकॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि ग्राफ में ब्रेक आ जाएगा, उस तरह की चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं है। वो हम बोल नहीं सकते कि डिसकॉन्टिन्यूटी तो दिखाओ कैसी डिसकॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं, ग्राफ ही नहीं बनेगा। बट किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो हमने जो बिल्कुल बेसिक फर्स्ट डेफिनेशन लिखाया था उसमें हमने ग्राफ का तो कोई जिक्र ही नहीं किया था। हमने ये थोड़ा होता कि ग्राफ पे कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। सबसे पहला जो डेफिनेशन था, जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन था, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन क्या था कि लिमिटिंग वैल्यू किसी भी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि कॉन्टिन्यूटी तो हम स्टिल वी कैन डिस्कस, बट इट विल नॉट बी ग्राफिकल, मतलब इट विल नॉट बी, वी कैन नॉट विजुअलाइज
द ग्राफ कि कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जैसे हम बोलेंगे डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है, तो डेफिनेशन तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है, इनफैक्ट हर पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये डिस्कशन करना है कि कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा, तो थियोरेटिकली मेरे को हर पॉइंट पे डिस्कशन करना है। ठीक है, अब हर पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है कि हम पहले 1 लें फिर 1.1 लें, अगेन ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, कोई जेनरिक पॉइंट ले लिया, ये ठीक है। लेट्स डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू मान लिया a। ठीक है, और a मान लिया रैशनल नंबर है। पहले हमने मान लिया कि a, या चलो पहले a मान लिया इर्रेशनल नंबर है, मान लिया कि a इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं a होगा, तो हमने पहले ये कैलकुलेट किया, लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स a f ऑफ x क्या होगा कि अगर हम a की तरफ जाएं तो fx की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, इसने डेफिनेशन जो दिया है उसने तो ये बताया कि देखो अगर x रैशनल है तो ऊपर वाला डेफिनेशन यूज़ करो, अगर x इर्रेशनल है तो नीचे वाला डेफिनेशन यूज़ करो। इसने तो बस ये बोला है। ठीक है, तो हम भी इर्रेशनल और रैशनल के हिसाब से वैल्यू बता सकते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हमने क्या किया, अलग अलग ब्रेक कर लिया। एक तो हमने लिख लिया लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड्स a एंड x रैशनल है, तब fx क्या होगा, लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड्स a एंड x इर्रेशनल है, तब क्या होगा। अब देखो, अगर हम a की तरफ जा रहे हैं ऐसे करके, तो ये हमें ब्रेक क्यों करना पड़े। a की तरफ जाने का मतलब ये नहीं कि हम a रख रहे हैं, ये तो हमने लिमिट के डे 1 ही बोला था। इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स a दैट डज नॉट मीन x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो a खुद रैशनल है या इर्रेशनल है उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई बच्चा अगर ये सोचेगा वहाँ तो हमने बोला कि a इर्रेशनल है, तो फिर हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है। क्योंकि अगर मान लिया a का वैल्यू √2 है, तो मैंने x √2 थोड़ा रखा है, हम तो √2 की तरफ जा रहे हैं, नंबर लाइन के ऊपर चल के √2 की तरफ जा रहे हैं। अगर हम √2 की तरफ जाएंगे तो बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इर्रेशनल पॉइंट मिलेंगे, तो उन पॉइंट में उस x के लिए जब भी रैशनल होगा तो fx का कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, ऊपर x-1। तो x अगर a की तरफ जा रहा है तो x-1 कहाँ जाएगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अगर x a की तरफ जा रहा है तो x-1 a-1 की तरफ जाएगा। ऐसी जो दूसरा डेफिनेशन है, अगर x इर्रेशनल है, मतलब यहाँ पे जाते समय बीच में अगर कोई x इर्रेशनल पड़ा, ठीक है, तो फिर fx का कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, 9 - x। अगर x a को जा रहा है तो 9 - x कहाँ जाएगा, 9 - a को, 9 - a को जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है, देन ओनली दिस लिमिट विल एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट a-1 बराबर 9 - a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 5। बट हमने कहाँ से लेके चालू किया था, अगर a इर्रेशनल है, ये ठीक है, रिजेक्टेड एज a इज QC, इर्रेशनल पॉइंट है, ये ठीक है, a इज लिख दो या फिर a बिलोंग्स टू। उसका मतलब क्या है कि किसी भी इर्रेशनल पॉइंट पे इस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर a कोई भी इर्रेशनल पॉइंट है तो उसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही नहीं, ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर हमने दूसरा ले लिया, केस 2, इफ
a is rational, then limit x is tending towards a fx, इसमें लिमिट x is tending towards a, x belonging to rational, वो ये चीज़ तो ऐसी रहेगा, fx वो फिर a माइनस वन रहेगा, ठीक है। लिमिट x is tending towards a, अगर x इरेशनल है fx तो वो 5 माइनस a रहेगा। बाकी सब कहानी सेम है। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट a माइनस वन बराबर 5 माइनस a, सॉरी 9 माइनस a, तो ये इधर आके 2a हो गया, ये 10 हो गया, तो a इज इक्वल टू 5। ऑल्सो a इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज लिमिट x is tending towards a fx exist only if a is equals to 5, और a अगर 5 है तो लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा 4, एंड लिमिट x is tending towards 5 fx is equals to 4, also f of 5 is equals to, अगर हमने 5 रख दिया तो रैशनल है तो ये डेफिनेशन यूज़ होगा, तो 5 माइनस 1 4 हो गया, ये भी 4 है, तो लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ओनली एट x इज इक्वल्स टू 5, मतलब इस पूरे ग्राफ में एक ही पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 5 जहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बाकी हर जगह डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एंड एज आई हैव सेड, ऐसा बोलने पे कुछ लोग ये सोचेंगे कि अच्छा अगर एक ही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो कैसे दिखाई देगा, वो हमने पहले बोल दिया, इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, वी कैन नॉट विजुअलाइज द ग्राफ। तो ये जो कॉन्टिन्यूटी है ये मैथमेटिकल कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि जो मैथमेटिकल डेफिनीशन है कॉन्टिन्यूटी का वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ग्राफिकल वी कैन नॉट विजुअलाइज। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। Question number 9. If fx is equals to ax minus b for x less than equals to 1 is equals to 3x for x 1 and 2 बराबर bx square minus a for x greater than equals to 1 is continuous at x is equals to 1 and discontinuous at x is equals to 2, then find a comma b। ठीक है, चलो भाई सॉल्यूशन। कॉन्टिन्यूस एट x is equals to 1 ये दे रखा है, तो f ऑफ 1 माइनस बराबर f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 1 प्लस होना चाहिए। दैट विल इम्प्लाई 1 माइनस यहाँ से a माइनस बी आएगा, 1 इक्वल्स टू यहाँ पे वो भी यहाँ से a माइनस बी आ जाएगा। 1 माइनस का मतलब क्या है, LHL है। LHL का मतलब क्या है कि हम x 1 की तरफ ले जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो ये a माइनस बी की तरफ जा रहा है, तो जिस तरफ जाता है वही लिमिट होता है, इसलिए a माइनस बी लिमिट हो गया। ये हम कई बार बोल चुके हैं। मतलब कोई बच्चा ये बोला लिमिट निकालने में भी रख दिया हमने यहाँ पे 1 और फंक्शन की वैल्यू निकालने में 1 रख दिया, तो ऐसे कैसे रख दिया, वो ऐसे रख दिया कि जब x 1 है तब तो ये एग्जैक्ट a माइनस बी आ गया, जब x 1 को जा रहा है तो फिर ये एक्सप्रेशन, इसमें कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तब ये a माइनस बी की तरफ जा रहा है। a माइनस बी की तरफ जा रहा है इसलिए लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट a माइनस बी हो गया। अगर 1 से ज़्यादा है तो ये वाला वैल्यू हो गया 3।
तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया a माइनस बी बराबर 3। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू 2, देखो 2 पे और 2 के राइट पे यही डेफिनेशन है। अब ये पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होता है, तो अगर हमने 2 पे वैल्यू निकाला या 2 प्लस पे वैल्यू निकाला वो तो सेम ही आएगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नहीं आ सकता। तो एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 2 प्लस दोनों कितना हो जाएगा, ये 4b माइनस ए। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। और एफ ऑफ 2 माइनस किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर x 2 से थोड़ा छोटा है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, 6 का, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कैसे आएगा, अगर 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, एज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज 4b माइनस a शुड नॉट बी 6। सही है, 4b माइनस a 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 टाइम्स 3b प्लस b माइनस a, यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 इज नॉट 6, इसको इधर ले गए तो b इज नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, a कॉमा b की अगर हम बात करें, ठीक है, b को मान लिया मैंने 1 मिनट के लिए लैम्डा बोल दिया, तो a कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3। ये इंटरवल नहीं है, यहाँ पे इंटरवल नहीं है, ये तो पेयर का आंसर दिया रहा है कि a लैम्डा प्लस 3 होगा, b लैम्डा होगा, वेयर लैम्डा इज एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3। ठीक, कोई भी रियल वैल्यू ले लो, बस 3 नहीं लेना है। 3 लेने से क्या हो जाएगा कि ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10। Discuss the continuity of followings. First, fx is equals to greatest integer of ln x. Second, fx is equals to greatest integer of sin inverse x. तीसरा, टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Question 11. Discuss continuity of y is equals to greatest integer of sin x plus cos x in 0 to 2 pi. ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कहीं पे भी इंटीजर आया तो फिर वो क्या हो जाएगा, कहीं पे भी इंटीजर आया
तो वो प्रॉब्लम सॉरी वो पॉइंट ऑफ सस्पिशन हो जाएगा, उस पर हम चेक करेंगे कि यहाँ कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln x। अच्छा, दिक्कत क्या होती है, जो अंदर वाली चीज़ है अगर वो किसी इंटीजर को क्रॉस करे, ठीक है, अगर वो किसी इंटीजर को क्रॉस करे तो किसी भी इंटीजर को अगर वो क्रॉस करे तो फिर क्या होगा, जैसे मान लिया जैसे ये हो गया या कुछ भी ले लिया, मान लिया ये gx हो गया, ठीक है, किसी भी x पे इसका वैल्यू मान लिया इंटीजर आ रहा है 7, ठीक है, तो अगर अंदर वाली चीज़ 7 है तो ये तो बेसिकली इस तरह की चीज़ होगी कि बाहर वाला फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है, तो f ऑफ gx जैसी चीज़ होगी जहाँ f डिसकॉन्टीन्यूस है। हमने शुरू में बोला था कि अगर f ऑफ gx में f अगर डिसकॉन्टीन्यूस हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं होता कि f ऑफ gx डिसकॉन्टीन्यूस होगा, क्योंकि तुम इसको ऐसे देखो, अगर ये वैल्यू ऐसे हो जाए, ये भी 7 प्लस, ये भी 7 प्लस और ये 7 किसी भी जगह पे, तो अगर ये 7 प्लस है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 7, राइट में 7 प्लस है तो उसका भी इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और 7, तो ये वाला वैल्यू तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 पे। तो इसलिए अगर अंदर इंटीजर आया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। इसी में हमने क्या किया, एक 4th पार्ट और जोड़ लिया कि f(x) इज इक्वल्स टू 3 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 5, ठीक है, 3 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 5, ये हमने जोड़ लिया, मान लिया। तो सबसे पहले हम 4th को ही एनालिसिस कर लेते हैं। 4th f(x) बराबर कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 5, ये फंक्शन है। ये कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जब भी इसके अंदर इंटीजर आ जाए। अब ये जो अंदर लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस, क्योंकि इंटीजर है तो साइन स्क्वायर x अपॉन 5 को बाहर निकाल दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करें, फॉर कॉन्टिन्यूटी जो भी इसके अंदर आया है साइन स्क्वायर x अपॉन 5, वो इंटीजर जहाँ पे होगा वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अब देखो साइन स्क्वायर x अपॉन 5 जो है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, साइन स्क्वायर x की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी। उसको हमने अगर 5 से डिवाइड किया तो 0 से 1/5, 0 से 1/5 में कितने इंटीजर आते हैं, एक इंटीजर 0 बस। तो ये जहाँ पे 0 होगा वहीं दिक्कत है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये दिक्कत होने का मतलब, ये 0 होने का मतलब क्या है कि साइन x 0 है, विच इम्प्लाइज x बराबर n पाई है। तो ये जो x बराबर n पाई है ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पिशन है, मतलब इस पे हमें शक है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ होगी ये ज़रूरी नहीं है, तो वही हम चेक करेंगे। अब देखो f ऑफ n पाई क्या होगा, अगर मैंने x बराबर n पाई रखा तो 3 होगा, ठीक है। अगर हम बोलें लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स n पाई, f ऑफ x क्या होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 3 प्लस, अगर n पाई की तरफ जा रहे हैं तो बिकॉज हमने स्क्वायरिंग कर रखी है इसलिए ये वैल्यू 0 प्लस को ही जाएगा, चाहे n पाई की तरफ किसी भी साइड से जाओ, चाहे n पाई की तरफ किसी भी साइड से जाओ, ये 0 प्लस को जाएगा, भले ही लेफ्ट हैंड साइड से भले ही राइट हैंड से। n पाई का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमने 2 पाई ले लिया,
अब 2 पाई की तरफ भले ही लेफ्ट से जाओ भले ही राइट से जाओ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो 0 की तरफ जाएगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव जाएगा, तो अगर ये 0 प्लस है तो 3 + 0 3 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैच कर गया, दिस इम्प्लाइज f(x) इज कॉन्टिन्यूस इन R। यहीं पे शक था और कहीं शक ही नहीं था, और बाकी कहीं हमें कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसी में अगर मैं एक पार्ट 5th और जोड़ दूं और इसको ऐसे लिख लें 3 + sin x अपॉन 5, मान लें ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5th पार्ट में f(x) बराबर कितना हो गया 3 + ये हो गया sin x अपॉन 5। फिर दोबारा 3 इंटीजर है तो बाहर निकाल दिया, ठीक है, sin x + 5 हो गया। तो इसमें कहाँ कहाँ पे दिक्कत होगा, जहाँ पे भी sin x + 5 इंटीजर होगा, जहाँ पे भी sin x अपॉन 5 की वैल्यू इंटीजर होगी वहाँ दिक्कत होगी। sin x -1 से 1 तक जाएगा, अपॉन 5 -1/5 से +1/5 तक जाएगा, तो उसके बीच में एक ही इंटीजर आएगा sin x 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर वापस वही चीज़ है n π। बट इस बार देखो एनालिसिस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस क्या आएगा, x बराबर n π पे इस बार क्या होगा कि f(n π) कितना है, अगर n π रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, वो तो आ गया 3। बट अगर हमने लिमिट निकाला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स n π f(x), तो दैट विल बी 3 + sin x अपॉन 5, ऐसे करके। तो देखो साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे तो क्या होगा, जैसे पाई पे लेफ्ट हैंड साइड से जाएं तो ये ऊपर से आ रहा है 0 की तरफ, और राइट हैंड साइड से जाएं तो नीचे से 0 की तरफ आ रहा है, मतलब 0 की तरफ जा रहा है। बट अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये 0 प्लस होगा, ये 0 माइनस होगा। ठीक है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से जब जाएंगे तो ग्राफ नीचे से जाएगा, तो ये 0 माइनस हो जाएगा और इधर 0 प्लस हो जाएगा। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये श्योर है कि भले ही इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो भले ही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, इसका एक साइड का लिमिट तो -1 आएगा, क्योंकि 0 माइनस का इंटीग्रल पार्ट -1 होगा। दूसरे साइड का लिमिट +1 आएगा, सॉरी +1 नहीं 0 आएगा। मतलब अगर इसमें 0 प्लस है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा, और अगर इसमें 0 माइनस है तो उसका इंटीग्रल पार्ट -1 आएगा। तो अब कर लेते हैं, अगर n इवन है, ठीक है, इवन है तो LHL -1 हो जाएगा। तो LHL -1 का मतलब क्या है, ये -1 हो गया तो ये 2 हो गया, और RHL 3 रहेगा। ठीक है, अगर n ऑड है, ऑड तो लेफ्ट से पॉजिटिव होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 3 एंड राइट हैंड लिमिट विल बी 2। तो इस पूरे का एक वैल्यू -1 होगा, दूसरा वैल्यू 0 होगा। So this implies discontinuous at x is equals to n π। ठीक है, x इज इक्वल टू n π पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। अच्छा, ये रीज़न क्या हुआ, ये रीज़न ये हुआ, देखो ये एक इंटीजर की तरफ जा रहा है 0 की तरफ, ठीक है, बट उसको ये क्रॉस नहीं कर रहा, हमेशा 0 है या उससे ऊपर है, ऊपर है तो भी उसका इंटीग्रल पार्ट 0 ही आया। ये जो है ये 0 को जब जा रहा है तो ये 0 के दोनों तरफ है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर कभी भी इंटीजर क्रॉस हुआ तो डेफिनेट सी बात है एक साइड में
तो जैसे ये भी इंटीजर क्रॉस हो रहा है 0, ये भी क्रॉस हो रहा है, क्रॉस होने से क्या होगा, एक साइड में वैल्यू i-1 होगा, दूसरे वाले में i होगा, तो कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। अगर हमें ये समझ में आया है तो अब हम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं अगले पार्ट। 10th का फर्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln x। पहले तो हम चेक कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे भी ln x इंटीजर हो जाए, उसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी x e रेज़ टू पावर इंटीजर हो जाए। ठीक है, अब ln x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो किसी भी जगह पे जहाँ पे भी, जैसे e² पे इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो ये इसको क्रॉस करेगा, मतलब e² से कम भी होगा ज़्यादा भी होगा, एक साइड कभी नहीं रहेगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एट एवरी पॉइंट इट विल बी क्रॉसिंग, या फिर इट विल बी लाइंग ऑन बोथ साइड ऑफ e रेज़ टू पावर i। मतलब इसका जो वैल्यू है वो i प्लस भी होगा और i माइनस भी होगा। नाउ एज ln x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, hence at e raised to power I, ln x will take I minus and I plus on, ये ठीक है, in LHL and RHL, ठीक है, for which f(x) will take I minus and I values respectively, hence will be discontinuous at each of e raised to power I, each of x is equals to e raised to power I. So this implies f(x) is discontinuous at x is equals to I का वैल्यू देखो, अगर हमने 0 रखा तो 1 आ जाएगा, e² e³ ऐसे करके इन्फाइनाइट तक, -1 रखा तो 1/e ऐसे करके इधर की साइड कहाँ तक जाएगा, -∞ तक नहीं जाएगा, 0 तक। ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच, इन सब जगह पे ये डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस। सेकेंड पार्ट क्या था, साइन इनवर्स x। सेकेंड पार्ट क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x की वैल्यू इंटीजर कब कब आएगी, x की वैल्यू नहीं पूछा है, साइन इनवर्स x की पूछा है। ठीक है, मेरे को तो ये देखना कि अगर ये y बराबर साइन इनवर्स x का जैसे हमने ग्राफ खींचा है, ये इसका ग्राफ नहीं है, इसका ग्राफ होता तो हम ऐसे ही बता देते, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, इसकी हेल्प से हम बताएंगे। तो ये π/2 हो गया, ये -π/2 हो गया, π/2 इज़ 1.57, तो ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू -1 हो गया, ये 0 हो गया। तो इस पूरे इंटरवल में कितनी बार इंटीजर आएगा, 3 बार, -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1। साइन इनवर्स x की वैल्यू इन तीनों जगह पे यू कैन सी इंटीजर को क्रॉस कर रहा है। जैसे ये -1 है, अब -1 से कम भी है और -1 से ज़्यादा भी है। यहाँ पे तो -1 हो गया, बट इससे नीचे भी है, ऊपर भी है, तो उसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू तो चेंज होगी, एक तरफ -1 होगी, एक तरफ -2 होगी। 0 पे भी नीचे भी है ग्राफ, ऊपर भी है, तो इसके अंदर 0 प्लस भी बनेगा और 0 माइनस भी बनेगा, तो वैल्यू -1 भी आएगी एक तरफ और एक तरफ 0 आएगी, तो यहाँ भी डिसकॉन्टिन्यूस। ऐसे ही 1 को भी इसने क्रॉस किया, तो ये कौन कौन सी वैल्यू हो सकते हैं, 1 0 1, तो x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, -sin 1 हो जाएगा,
एंड साइन 1 हो जाएगा। और तीनों ही जगह पे बिकॉज इंटीजर को क्रॉस किया जा रहा है, तीनों ही जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। एंड एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस साइन 1। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है ये बताने के लिए हमें x की वैल्यू बतानी पड़ती है। x की वैल्यू बताएंगे, ये y की वैल्यू नहीं बताएंगे, प्लस माइनस 1, तो x साइन 1 होगा। अच्छा, साइन इनवर्स x में अगर x बराबर 1 रखेंगे तो वैल्यू π/2 आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि x की जगह हम π/2 रखें और वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, x की जगह π/2 रख ही नहीं सकते। मतलब अगर ये पूरा 1 है तो उसका मतलब ये नहीं कि x π/2 होगा, x साइन 1 होगा। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे ही कर लेते हैं। 10th का थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा 1 से इन्फिनिटी तक, एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 जोड़ा तो 1 से इन्फिनिटी, उसका रेसिप्रोकल लिया, ये हमने रेंज में किया था, तो 0 से लेके 1 तक, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो सॉरी 2 से डिवाइड नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 से लेके 2 तक। तो इसमें कौन कौन से इंटीजर आए, तो अगर ये इंटीजर के बराबर है तो 0 तो देखो आया ही नहीं, ये तो हमेशा 0 प्लस पे ही रहा। और कौन सा इंटीजर आया, इंटीजर आया एक 1, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 और 2। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 1.5, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 and 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1 and 0, एक्स बराबर प्लस माइनस 1 and 0। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 और 0 पे हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 कितना है, एग्जैक्ट 0 रख दिया, 2/1 प्लस 0 बराबर 2 आ गया। ठीक है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x 0 को जा रहा है, 0 है नहीं, तो डिनोमिनेटर 1 को जाएगा, बट 1 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 को जाएगा, बट 2 से थोड़ा छोटा रहेगा। तो मतलब ये जो अंदर वैल्यू है ये 2 माइनस की तरफ से 2 को जाएगा, तो जो उसका इंटीग्रल पार्ट है वो 1 आएगा। मतलब जो अंदर वैल्यू है वो ऐसे जाएगा 1.9, 1.99, 1.999, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 1। ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। दिस इम्प्लाइज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें कि f ऑफ 1 क्या होगा, ठीक है, f ऑफ प्लस माइनस 1 क्या होगा, मैं प्लस 1 और माइनस में एक साथ डील कर लिया, तो यह आ जाएगा 2/1 प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 और 1 2, कितना हो गया 1। अगर हमने बोला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस माइनस 1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो हम ऐसे एनालिसिस करेंगे। अगर x 1 को जा रहा है, एक्स स्क्वायर 1 को जा रहा है, 1 प्लस 1 2 को जा रहा है, 2/2
1 को जा रहा है। बट इस बार क्या है, देखो 1 तो हम क्रॉस करेंगे, एक तरफ से 0.9 लेंगे x की वैल्यू, एक तरफ से 1.1 लेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये एक तरफ से तो 1.99 करके कुछ आएगा, दूसरी तरफ से 2.01 करके कुछ आएगा। ये -1 पे भी होगा और ये 1 पे भी होगा। तो जो ये पूरा वैल्यू 2 को जा रहा था वो एक तरफ से तो ये अंदर वाला वैल्यू जो है, अंदर वाला वैल्यू एक तरफ से तो 0.9 करके जाएगा, एक तरफ से 1.1 करके जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 और 1 होगा, इसलिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू ±1। अल्टीमेटली आंसर क्या आया? फाइनल आंसर f(x) is discontinuous at x is equals to 0 and ±1। इन तीनों पॉइंट पे इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। 11th क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ y बराबर दिस इन 0 से 2π। मैं दोबारा क्यों लिखें? f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x और x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2π। हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि ये वाली चीज़ जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है वो इंटीजर कहाँ पे हो रहा है, पहली बात, और अगर वो इंटीजर हो रहा है तो वो इंटीजर को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी दो चीज़ में, अच्छा क्रॉस करने का भी स्टाइल है, मान लें वो नहीं क्रॉस कर रहा तो फिर वो डिपेंड करेगा, फिर भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है कि वो इंटीजर से ऊपर के साइड ही है हमेशा या नीचे के साइड है। अगर मान लिया नीचे के साइड है, मतलब इंटीजर से कम है, तो ऐसा होगा कि 6.9999 हो गया एंड 7 हो गया, तो वैल्यू तो अलग अलग आएगा। फंक्शन की वैल्यू तो 7 आ जाएगी और इंटीग्रल पार्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड से 6.99 है तो उसका तो 6 ही हो जाएगा, तो फिर भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। बट अगर 7 को ऊपर की साइड से टच कर रहा है बस, तो 7.001 लिखो, उसका भी इंटीग्रल पार्ट 7 आएगा, और 7 लिखो, उसका भी इंटीग्रल पार्ट 7 आएगा। क्या मतलब है अभी और क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू जो अंदर लिखा है sin x प्लस कॉस एक्स, इसका ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज नथिंग बट √2 sin x प्लस π/4। मतलब sin x का ग्राफ बनाओ, π/4 से लेफ्ट पे शिफ्ट करो और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है। ऐसे हो गया। अगर π/4 से लेफ्ट पे शिफ्ट किया है तो ये पहले 2π पे आ रहा था, अब ये अगर π/4 से इधर चला गया तो ये 2π पे आ जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1 0, तो ये हो जाएगा -√2 और यहाँ पे एक इंटीजर -1, एक इंटीजर ये 0। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी बेसिकली π/4, ये वैल्यू हो जाएगी बेसिकली π/2, ये पहले पाई था अब उससे कम 3π/4, और ये बेसिकली हो जाएगा पाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π में से π/4 कम। हाँ, तो ये हो जाएगा 3π/2 एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2π माइनस π/4, तो 7π/4, ऐसे करके हो जाएगा। तो ये जो अंदर लिखा है sin x प्लस कॉस एक्स, ये इंटीजर कहाँ पे होगा, ये -√2 तो इंटीजर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीजर ये वैल्यूज़ हैं, ये 3 वैल्यूज़, तो उनके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा पॉइंट आया, एक तो 0 क्योंकि 0 पे क्लोज लगाए, फिर एक π/2, ठीक है, फिर एक ये वाला 0, ये वाला 0,
ये वाला 0 एंड ये वाला 1। इतने पॉइंट, ये तो -√2 है, ये तो कोई इंटीजर नहीं हुआ, ठीक है। इतने पॉइंट्स पे मेरे को कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, ऐसे ही बता सकते हैं। अगर देखो हम 0 की बात करें तो 0 इसका एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, इसके लेफ्ट पे ग्राफ नहीं है, मतलब ये तो हमने हटा दिया। f(x) तो केवल 0 से 2π में डिफाइन है, तो 0 माइनस तो इसके डोमेन में ही नहीं है। अगर डोमेन में नहीं है तो 0 पे LHL की बात ही नहीं करेंगे। तो 0 पे किसकी बात करेंगे? फंक्शनल वैल्यू एंड RHL। अब यहाँ देखो क्या इंटरेस्टिंग बात है कि इस पॉइंट पे वैल्यू 1 है और जो राइट हैंड साइड है वो वैल्यू 1 पे ऊपर की तरफ से आ रहा है, ऊपर की तरफ से आ रहा है, मतलब 1 प्लस से आ रहा है। तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो 1 ही रहेगा। तो उसका मतलब क्या है कि 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि 0 पे और RHL दोनों 1 ही आएगी, इसलिए 0 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू एंड RHL दोनों 1 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आया पॉइंट π/2। π/2 पे कौन सी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है? 1, एंड ये इसको क्रॉस कर रहा है, दिख रहा है, ऊपर भी है ग्राफ, नीचे भी है। जब हम π/2 को क्रॉस करेंगे तो LHL में तो ऊपर से है, RHL में नीचे गई वैल्यू। तो जब इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो एक तरफ से 1 प्लस आएगा इंटीग्रल पार्ट के अंदर, एक तरफ से 1 माइनस आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू एक तरफ से 0 आएगी, एक तरफ से 1 आएगी, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। यहाँ क्रॉस कर रहा है इंटीजर को, 0 इंटीजर को क्रॉस कर रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस। पाई पे क्रॉस कर रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस। क्रॉस कर रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस। 2π आया, 2π के जो राइट हैंड साइड है वो फिर डोमेन में नहीं है, तो इतना ग्राफ हम हटा सकते हैं, ठीक है। बट इस बार क्या है, एक ही तरफ है ये, ठीक है। 2π पे जो वैल्यू 1 है वो 1 को क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि आगे तो जाना ही नहीं है। बट इसमें और 0 में क्या डिफरेंस है? 2π पे जो वैल्यू है वो तो 1 आ गया, बट 2π से थोड़ा सा पहले अगर हमने देखा तो वैल्यू 1 माइनस है, और 1 माइनस होने से क्या हो गया, जो उसका इंटीग्रल पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी LHL एंड फंक्शनल वैल्यू अलग अलग आएगी, तो यहाँ पे भी डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि यहाँ पे तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं, पूरे फंक्शन का ही ग्राफ बना लिया, ठीक है। कैसे बना लिया? ऐसे 0 से लेके π/2 तक इसका वैल्यू 1 और √2 के बीच में है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 1। तो 0 से लेके π/2 तक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। फिर π/2 से 3π/4 तक, π/2 से 3π/4 तक वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी 3π/4 तक। हाँ, अब 3π/4 से पाई तक इस फंक्शन की वैल्यू 0 और -1 के बीच में है। तो अगर 0 और -1 के बीच में है तो वैल्यू कितना चलेगा यहाँ से? -1। यहाँ पे तो ओपन, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड है, और यहाँ पे पाई पे यहाँ फिल्ड आएगा। फिर पाई से लेके 3π/2 तक वैल्यू किस किस के बीच में है? -√2 और -1 के बीच में। तो उसका इंटीग्रल पार्ट हमेशा कितना रहेगा? -2। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ से कहाँ तक? ये था 3π/2,
ये था 7π/4 में वैल्यू यहाँ तक आएगा, फिर 7π/4 से लेके 2π तक ये एक्स एक्सिस है, हाँ 7π/4 से लेके 2π तक वैल्यू 0 रहेगा और फिर 2π पे वैल्यू फिर वापस कितना हो गया 1। ये ग्राफ आ गया। अब देखो तुम यहाँ से भी देख के बोल सकते हो 0 पे कोई ब्रेक आया, नहीं 0 पे तो लगातार सही चल रहा है। फिर π/2 पे ब्रेक आया, 3π/4 पे ब्रेक आया, पाई पे ब्रेक आया, 3π/2 पे ब्रेक आया, 7π/4 पे ब्रेक आया एंड 2π पे फिर ब्रेक आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन द गिवन इंटरवल fx is discontinuous at x is equals to π/2, 3π/4, pi, 3π/2, 7π/4 and 2π। इस वाले केस में 3 फंक्शन है, मतलब एक f(x) और g(x) 2 फंक्शन दे रखा है और फिर हमें इन 3 फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल्स टू x+1 अपॉन x-1। ये लीनियर अपॉन लीनियर है। इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो बता सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 इसका वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगा और कोफिशिएंट का रेशो कितना है 1, तो वो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा। अगर हमने इसमें x को 0 रखा तो वैल्यू -1 आएगा, तो 0 मतलब -1, मतलब ये इधर से जाएगा ग्राफ ऐसे एंड इस क्वाड्रेंट में ऐसे। ठीक, कुछ ऐसे जाएगा। तो डेफिनेटली ये 1 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1 ओनली। ये पहला चीज़ हो गया। अगर हम gx की बात करें तो 1/x-2, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका भी जो ग्राफ आएगा वो ऐसे ही आएगा। ये 2 हो गया। ग्राफ से कोई मतलब नहीं, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ग्राफ का कोई रोल नहीं है, ऐसे आएगा। तो ये भी क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ gx। f ऑफ gx मतलब fx में हम ऐसे रख सकते हैं gx+1 अपॉन gx-1। तो जो gx+1 अपॉन gx-1 लिखा है उसमें हम क्या देखेंगे कि एक तो डिनोमिनेटर में gx 1 नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, जहाँ gx 1 है वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा gx कितना था, 1/x-2 रख दिया हमने इसको, प्लस 1/x-2 -1। ठीक है, और ये हमने अलग से लिख लिया कि 1/x-2
1 नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 2 1 नहीं होना चाहिए, x मतलब 3 नहीं होना चाहिए। फिर इसको अगर हम एलसीएम लें तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू कैंसिल कर दिया ऑफ कोर्स, तो x ऊपर से कितना आ जाएगा x माइनस 1 और नीचे से आ जाएगा 3 माइनस एक्स। बिकॉज ऊपर नीचे x माइनस 2 हमने यहाँ पे कैंसिल किया है, तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल्स टू 2, x इज नॉट इक्वल्स टू 3। ये तो हमें यहीं दिखाई दे रहा है कि x 3 नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज x माइनस 2 पिक्चर से गायब हो गया कैंसिल करने के बाद, तो ऐसा नहीं कि हम उसको भूल जाएं। किसी भी स्टेप पे जब हमने ऊपर नीचे x माइनस 2 कैंसिल किया, तभी मेरे को तुरंत साइड में लिखना पड़ेगा कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। तो x 2 नहीं होना चाहिए और एक 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो वापस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा, और जो ग्राफ आएगा ये, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या बोला कि इसमें ऊपर नीचे का रेशियो कितना हो गया, -1। तो एक तो ये हो गया -1, और डिनोमिनेटर में क्या है, x इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया। अगर x 0 रखा तो ये तो -1 हो गया, ये हो गया x बराबर 3। x 0 रखने पे -1/3 तो यहाँ पे आएगा, तो मतलब ग्राफ इधर से पास करेगा ऐसे, तो इधर से पास करेगा तो इधर से पास करेगा। ठीक है, 3 हो गया। इसने 2 के लिए भी मना किया है, तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 2, ये ग्राफ आएगा इसका। ये हो गया y एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस। तो इसमें कहाँ कहाँ पे ब्रेक आ रहा है, एक तो ऑफकोर्स 2 पे ब्रेक आ रहा है। ग्राफ तो देखो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली हम यहीं से बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल कॉन्टीन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक तो डिनोमिनेटर में क्या है, x बराबर 3 पे 0 हो जाएगा, तो x बराबर 3 पे डिफाइन ही नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगा तो हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑफकोर्स डिसकॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। एक इसने 2v डोमेन में से निकाल दिया, अब 2 अगर डोमेन में से निकाल दिया तो 2 पे भले ही लिमिट आए या ना आए, f ऑफ 2 तो नहीं आएगा। f ऑफ 2 अगर नहीं आया तो डिसकॉन्टिन्यूस, तो ये 2 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है, 3 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है, 2 पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2 and 3। देखो तुम्हें ध्यान देने वाली बात क्या है कि f(x) जो है वो x इज इक्वल्स टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, f ऑफ gx में वो 1 नहीं आया, क्योंकि f डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे, जब उसका आर्ग्यूमेंट 1 है। तो इसमें तो x ही आर्ग्यूमेंट है, f(x) में आर्ग्यूमेंट क्या है, x, तो वो 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। इसमें आर्ग्यूमेंट x छोड़ना है, इसमें तो gx है, तो जहाँ पे gx 1 होगा वहाँ दिक्कत होगी। अब जहाँ gx 1 है वहाँ x भी 1 हो, ये ज़रूरी नहीं है, कहने का मतलब ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये हैबिट होती है कि f ऑफ gx देखा, उन्होंने बोला f कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, g कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, वो सीधा बता दिया, गलत बात है। ठीक है।